हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियर का जो टॉपिक है उसका नाम है आज प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, इससे हमें किस पॉइंट्स के बारे में पता चलता है, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के कुछ टाइप होते हैं जो हमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट करते क्यों है, इससे हमें क्या पता चलता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगे। प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ ड्राई डेंसिटी, ठीक है, सॉइल्स की ड्राई डेंसिटी की डिग्री कितनी होती है और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के द्वारा सॉइल के वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच रिलेशंस को बताया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जब हम किसी भी सॉइल की ड्राई डेंसिटी को प्राप्त करते हैं या सॉइल अपने अंदर जो ड्राई डेंसिटी प्राप्त की जाती है, तो उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए उसकी ड्राई डेंसिटी प्राप्त करने के लिए हम उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, उस सॉइल के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट की, एक विशेष अमाउंट की स्पेसिफिक एनर्जी, कॉम्पैक्शन एनर्जी उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, जिसके कारण सॉइल अपने अंदर ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को अटेन करती है। ठीक है फ्रेंड, अब जब हम उसके ऊपर इस कॉम्पैक्शन एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो वो ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त कर रही है। और आपको बताया था कि जिस पर ड्राई डेंसिटी मैक्स होती है, जिस कंटेंट पर ड्राई डेंसिटी मैक्स होती है, उस कंटेंट को फ्रेंड्स हमने नाम दिया था ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो याद रखोगे कि जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिस पर सॉइल अपनी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त करती है, वो एक सिंगल टाइप का मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो देखना पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट फ्रेंड्स आपका होता है कि प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के द्वारा, बाय प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट के द्वारा मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में, मॉइस्चर कंटेंट याद रखोगे, मॉइस्चर कंटेंट व ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल के बीच में एक रिलेशनशिप को बताता है, एक रिलेशनशिप वो बताता है, ये आप याद रखोगे, वो बताता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप याद रखोगे कि जो प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है हम इसलिए करते हैं कि हम ताकि मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच रिलेशंस को फाइंड कर सके। ठीक है, ड्राई डेंसिटी ये कौन सी ड्राई डेंसिटी है जो आपको एट ओएमसी पर मिलती है, जो आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ड्राई डेंसिटी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये ड्राई डेंसिटी प्राप्त करने के लिए हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी को सॉइल के ऊपर अप्लाइड करते हैं। क्लियर, आप याद रखोगे, फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी अप्लाइड ऑन द सॉइल, तो आपको याद रखना है कि सॉइल के ऊपर हम एक कॉम्पैक्शन एनर्जी अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, किसे प्राप्त करने के लिए, इस ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल को प्राप्त करने के लिए। मान लो ये हमारे पास है गामा डी मैक्स, तो ये गामा डी मैक्स आप तब प्राप्त करते हो जब आप उस सॉइल के ऊपर कोई स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन एनर्जी अप्लाई करते होंगे। ठीक है, अब याद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको और भी याद रखने हैं कि आपका जो पॉइंट्स है कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल प्राप्त करती है, इसे प्राप्त करने के कुछ फंक्शन हैं। ठीक है, ये किस फंक्शंस के कारण प्राप्त करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम
ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट obtained of a soil। ठीक है फ्रेंड, ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है किसी भी सोयल की, या बाय ए पर्टिकुलर सोयल, ये कह सकते हो बाय ए पर्टिकुलर सोयल इज ए फंक्शन ऑफ compactive effort and method of compaction। क्लियर फ्रेंड, याद रखोगे, मैं कह रहा हूं दोबारा सुनना इसको हिंदी में। ये कह रहा है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन्ड बाय ए पर्टिकुलर सोइल, जो अधिकतम ड्राई डेंसिटी या यूनिट वेट जो सोइल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड का मतलब क्या है, प्राप्त करना। ठीक है, कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट सोइल के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, पर्टिकुलर बोलते हैं विशेष प्रकार की, सोइल के द्वारा जो प्राप्त किया जा रहा है वो एक फंक्शन होता है, एक कार्य होता है किसका, कॉम्पैक्शन एफर्ट और मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन का। सिंपल समझो, छोटो से सिंपल ये है, जब आप कह रहे हो कि किसी सोइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम है, कब होगी, जब उसके अंदर से वाटर बाहर निकल जा रहा होगा। ठीक है, और वाटर कब बाहर निकलेगा, ठीक है, वाटर कब बाहर निकलेगा, वाटर फ्रेंड तब बाहर निकलेगा जब आप उसको दबा रहे होंगे, उसके अंदर के वॉइड्स को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अंदर के वॉइड्स को आपने खत्म कर दिया तो उसके अंदर ड्राई डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर, तो वो कैसे खत्म होगा, वाटर तब खत्म होगा जब सोइल को आप दबाओगे। तो कितने प्रयास से उसे आप दबा रहे हो, कितना प्रयास, कितने तेजी से आप उसे दबाए जा रहे हो, उस चीज को हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट कहेंगे, क्योंकि एफर्ट का मतलब होता है प्रयास और कॉम्पैक्शन का मतलब दबाना। तो कितने प्रयास से आप उसे दबा रहे हो, और कॉम्पैक्शन की किस विधि से दबा रहे हो, कॉम्पैक्शन की कौन सी विधि आपने लगा रखी है दबाने की। ठीक है, इन दोनों बातों पर तो डिपेंड करेगा कि सोइल की ड्राई डेंसिटी प्राप्त कर रही है। समझ गए ना इतनी बात को, क्लियर। अब देखना एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको कुछ पॉइंट्स में समझाता हूं। ठीक है, पॉइंट्स में आपको समझाता हूं, देखना क्या पॉइंट है। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा था कि आपके पास ये कर्व आपको पढ़ा चुका था, ओएमसी के लिए पढ़ा चुका था। इसमें हम एक साइड में यहां पर मैंने आपको बताया था कि गामा डी मैक्स को शो करते हैं, ये गामा डी मैक्स था, और इधर फ्रेंड्स मैंने आपको वाटर कंटेंट शो कराया था। ये क्या था हमारे पास, वाटर कंटेंट। तो एक तरफ ड्राई डेंसिटी और एक तरफ वाटर कंटेंट दिख रहा है ना ग्राफ में, क्लियर। तो एक तरफ ड्राई डेंसिटी होती है फ्रेंड्स और एक तरफ वाटर कंटेंट होता है। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि यहाँ कहीं पर आपका ये कोई ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट था, ओएमसी, जिस पर आपकी सोइल की ड्राई डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये मान लेते हैं कि सोइल की ड्राई डेंसिटी इस ओएमसी पर हमारे पास गामा डी मैक्स ये है। ठीक है, तो इनको मिलाने के लिए आपने एक कर्व का यूज किया था, वो हमने कर्व कुछ इस टाइप से बनाया था फ्रेंड। ये इतनी बात तो ये था, स्टैंडर्ड था जो मैंने आपको बताया था कि ओएमसी जिस पर सोइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्लियर, वो ओएमसी 10 से 20% वेरी कर रहा था। क्लियर, ओके। अब ये देखो यदि मैं इस कॉम्पैक्टिव एफर्ट को और दबाऊं, मैं मतलब कि सोइल सैंपल को और तेजी से दबाया जाए तो वाटर और बाहर निकलेगा। तो जब वाटर और बाहर निकलेगा तो मतलब ओएमसी बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। जब आप वाटर और तेजी से बाहर निकलेगा यहां पर, तो आपको 10 से 20% मिल रहा है। जब आपने और बढ़ाया तो वाटर कंटेंट और बाहर निकला, यानी कि ये ओएमसी थोड़ा कम हो गया होगा, इसे 1 मान लो, ये ओएमसी कम हो गया होगा। ठीक है, तो जब ओएमसी कम हुआ तो ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, बताइए। जब ओएमसी और कम हो जाएगा तो उस केस में आपको याद रखना है कि जो सोइल की ड्राई डेंसिटी होती है और मैक्स हो जाएगी और बढ़ जाएगी। यानी कि ये एक ऐसा ओएमसी हुआ जिस पर सोइल की ड्राई डेंसिटी यहाँ पर और बढ़ जाएगी। मान लो ये कहीं पहुंच गई, ये इसको 1 मान लो और ये आपको मान लो गामा डी मैक्स 2। क्लियर, तो इस ग्राफ इस पॉइंट पर जाकर, इस ऑप्टिमम पर जाकर ड्राई डेंसिटी और बढ़ेगी। मान लो इसको मिलाने वाला कर्व कुछ इस टाइप से जाएगा,
इसे आप फर्स्ट कर्व मान लो, इसे आप सेकंड कर्व मान लो। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है बताइए भाई? सिंपल सी थ्योरी है। अगर आपके पास कोई सोयल सैंपल है, ये कोई सोयल सैंपल है और इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ये इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, इस पर आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट दे रहे हो, तो ये कॉम्पैक्टिव एफर्ट देने से सोइल्स के पार्टिकल और पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे। क्या होगा कि इसके अंदर के जो वाटर होंगे ये कम हो जाएंगे, यानी कि वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, रिमूव कर जाएगा। तो जब वाटर बाहर निकल जाएगा सोइल पास आ जाएगी, यानी कि ड्राई डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने वही काम करा, मेरे पास एक स्टैंडर्ड ओएमसी था जिस पर ड्राई डेंसिटी का और मेरे पास ये था। क्लियर? मैंने कॉम्पैक्टिव एफर्ट को और बढ़ाया, कॉम्पैक्टिव एफर्ट और बढ़ाया, और कॉम्पैक्टिव एफर्ट और बढ़ा देने से पानी और बाहर निकला, पानी और बाहर निकला। जब पानी और बाहर निकलेगा तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी? और बढ़ेगी, तो ड्राई डेंसिटी और इंक्रीज होगी। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास आ गया। तो अब ये बता सकते हो कि एक कर्व फर्स्ट और कर्व टू क्या शो कर रहा है? कर्व फर्स्ट और कर्व टू क्या शो कर रहा है, बता सकते हो? देखना यहां पर कर्व फर्स्ट क्या शो कर रहा है? कर्व फर्स्ट ये शो कर रहा है फ्रेंड कि ये स्मॉलर कॉम्पैक्टिव एफर्ट है, स्मॉलर कॉम्पैक्टिव एफर्ट, यानी कि जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट आप लगा रहे थे सोइल की ड्राई डेंसिटी प्राप्त करने के लिए, इस कर्व के लिए कम है। अगर बढ़िया लगाया हुआ होता तो इससे भी ऊपर पहुंचती ड्राई डेंसिटी, और इस सोइल के लिए ज्यादा है। तो यहाँ पर जो कर्व टू है, कर्व टू ये लार्जर कॉम्पैक्टिव एफर्ट को शो करेगा, लार्जर कॉम्पैक्टिव एफर्ट को शो करेगा। क्लियर यहां तक? बताइए कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर समझाऊं, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब आपको देखना है कि यदि फ्रेंड्स इस कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, देखोगे इफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट इंक्रीज, यदि कॉम्पैक्टिव एफर्ट को आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो ये ओएमसी है ये किस साइड में चला गया। भाई आप ऐसे खड़े हो तो ये आपकी राइट और ये आपकी लेफ्ट, तो ये राइट होगी, यानी कि इस ओएमसी से इधर ये राइट पोर्शन होगा और ये आपका लेफ्ट पोर्शन होगा। एक राइट पोर्शन फ्रेंड और एक लेफ्ट पोर्शन। तो फ्रेंड जब हमने कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दिया, ठीक है, कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दिया तो क्या हुआ? पहले ओएमसी का कर्व हमारे पास यहां पर था, हमने कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ा दिया, ओएमसी कर्व यहां से छोड़कर यहां पहुंच गया। ठीक है, यानी कि राइट साइड में गया या लेफ्ट साइड में गया? आपको देख रहे कि इधर लेफ्ट साइड की ओर आ गया, ये वाला कर्व कहां पहुंच गया? लेफ्ट साइड की ओर। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाने से जो आपका ओएमसी है वो कहां चला गया? ओएमसी इन लेफ्ट साइड। ओएमसी कहां चला गया? लेफ्ट साइड में चला गया। क्लियर? अब ओएमसी लेफ्ट साइड में चला गया तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है कि ड्राई डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप कहोगे कि यहाँ पर ड्राई डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो आप कहोगे कि यदि कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा दे रहे हो तो ओएमसी लेफ्ट साइड में चला जा रहा है, ओएमसी लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ड्राई डेंसिटी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब फ्रेंड ये हुआ, इधर ड्राई डेंसिटी बढ़ रही है, इधर घट रही है, यही तो इफेक्ट हुआ। तो इस वाले पोर्शन को हम ड्राई साइड ऑप्टिमम कह सकते हैं, नहीं कह सकते? इसको हम बोल सकते हैं ड्राई ऑप्टिमम, ड्राई ऑप्टिमम कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं वेट ऑप्टिमम। क्लियर फ्रेंड? इसको हम क्या कह सकते हैं? वेट ऑप्टिमम। ठीक है, और ये आपका ड्राई ऑप्टिमम। क्लियर? ये कह सकते हैं। तो आप ये बताओ कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा देने से वेट ऑप्टिमम पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है ड्राई ऑप्टिमम पे? बताइए। कॉम्पैरेटिव एफर्ट बढ़ा देने से वेट ऑप्टिमम पर प्रभाव पड़ रहा है या ड्राई ऑप्टिमम पे? ऑप्टिमम का मतलब ये है ड्राई डेंसिटी, यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे तो आप प्राप्त करें ना। तो ये जो लाइन आती है आपकी है यहाँ पर, ये लाइन ऑफ ऑप्टिमम कहलाती है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, ये वाली ये लाइन ऑफ ऑप्टिमम होती है आपकी। क्लियर फ्रेंड? चलो, तो ये आपका ड्राई ऑप्टिमम, ये आपका वेट ऑप्टिमम। तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा देने से किस पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है? आप इतना बता दीजिए, आपके सामने है रिजल्ट। ऑप्टिमम कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा देने से किस पर प्रभाव पड़ रहा है?
भाई आपने कॉम्पैक्टिव एफर्ट को अगर बढ़ा दिया तो उससे क्या रिजल्ट मिला, ड्राई डेंसिटी मैक्स हुई, तो यानी कि ड्राई ऑप्टिमम पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा देने से ओएमसी लेफ्ट साइड में चला गया, ड्राई डेंसिटी बढ़ गई, मतलब ये हुआ कि लार्ज इफेक्ट पड़ता है किस पर, ड्राई ऑप्टिमम पर। क्लियर, तो आप यहां कह सकते हो कि ड्राई ऑप्टिमम पर लार्ज प्रभाव पड़ता है, लार्ज प्रभाव पड़ता है। क्लियर फ्रेंड, लार्ज प्रभाव पड़ रहा है एक कॉम्पैक्टिव एफर्ट को बढ़ा देने से, और इसका मतलब यह हुआ कि वेट ऑप्टिमम पर कम प्रभाव पड़ता है, वेट ऑप्टिमम पर कम प्रभाव पड़ता है। यहां तो कोई डाउट है क्या फ्रेंड्स? ठीक है, तो यहां तो कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए था। क्लियर, इतना क्लियर यहां तक? ठीक है, अब ये देखो कि यदि अगर हमारे पास, समझना दूसरी बात, यदि किसी कंडीशन में हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाए, तो ये कैसी कंडीशन हो सकती है भाई? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाए तो ये कैसी कंडीशन हो सकती है बताइए? यानी कि पानी आपके पास 100 कंडीशंस में है, तो ये कैसी कंडीशन हो सकती है? आप कह सकते हो कि मिस्टर ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एयर वॉइड जो थे वो टोटली खत्म हो चुके, एयर वॉइड अब इसके अंदर नहीं रहे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सॉइल सैंपल के अंदर अब एयर वॉइड्स नहीं रहे, जब आप कह रहे हो कि यदि ऐसा आपके पास 100% हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन एयर वॉइड कितने हो गए, 0 हो गए जी। एयर वॉइड कितने, 0। तो आप ये कहोगे कि यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके पास 100% हो जाता है तो उस केस में एयर वॉइड्स आपके पास नहीं है। ठीक है, एयर वॉइड्स 0 होते चले गए, एयर वॉइड्स 0 होते चले गए तो ड्राई डेंसिटी बढ़ रही होगी, और उस केस में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहीं ना कहीं जाकर 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस कंडीशन को मिलाने वाली एक लाइन हमारे पास निकल कर आती है, जिसको हम ऐसे शो कराते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहीं जाकर 0 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं 0 एयर वॉइड लाइन। ये कहलाएगी 0 एयर वॉइड लाइन। याद रखोगे 0 एयर वॉइड लाइन क्या होती है? आप कहोगे कि यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो और कॉम्पैक्शन सोइल का अच्छी तरीके से किया गया हो, तो उस केस में हमें एक कर्व प्राप्त होता है जिसे डिग्री 0 एयर वॉइड कर्व कहा जाता है, 0 एयर वॉइड कर्व कहा जाता है। इस 0 एयर वॉइड कर्व या लाइन की एक डेफिनेशन होती है, मैं आपको भी बताऊंगा। ये समझ में आ गया था ना? ठीक है, आई होप कि ये पोर्शन आपके समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अभी तक प्रॉपर कॉम्पैक्शन टेस्ट शुरू नहीं हुआ, अभी इसका बेसिक ही मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर? तो ये बेसिक आपके क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करोगे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये देखना 0 एयर वॉइड लाइन कर्व। 0 एयर वॉइड लाइन कर्व फ्रेंड्स मैं आपको अभी बता चुका कि जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 एयर वॉइड लाइन कर्व का मतलब क्या था? जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो और सोइल को अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट किया गया हो, तो उसको 0 एयर वॉइड लाइन कर्व कहा जाता है। अब ये कार्य क्या करता है? 0 एयर वॉइड लाइन कर्व जब वॉइड रेशो के नॉन लीनियर बोलते हैं अरेखीय, जो एक रेखीय हो, एक स्ट्रेट कंडीशन में ना चल रहा हो, अरेखीय। जब वॉइड रेशो के नॉन लीनियर कार्य के लिए, ठीक है, अरेखीय वर्क के लिए 100% सैचुरेशन पर ड्राई डेंसिटी हो, यानी कि सैचुरेशन 100% है तब भी उसके अंदर ड्राई डेंसिटी है, तो वह नॉन लीनियर मानी जाती है। याद रखोगे, ये नॉन लीनियर इंपोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो यदि 100% सैचुरेशन पर भी सोइल के अंदर ड्राई डेंसिटी है तो वह आपकी नॉन लीनियर होगी। क्लियर? यह आपको याद रखनी है। तो आई होप कि आपका प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, उन टेस्ट को देखते हैं कि वह क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट यहां पर आता है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। देखोगे पहला टेस्ट है फ्रेंड यहां पर स्टैंडर्ड। अच्छा, इससे पहले इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो आप लिख सकते हो, ये भी रहने दो। इससे पहले आप क्या काम करो,
ये जो हम ड्राई डेंसिटी निकाल रहे हैं, नॉर्मल सोइल की ड्राई डेंसिटी होती है, इसकी कुछ टिपिकल वैल्यू होती है, टिपिकल वैल्यूज ऑफ गामा डी मैक्स। गामा डी मैक्स यानी कि नॉर्मल सोइल की ड्राई डेंसिटी, आप कह सकते हो इसको नॉर्मल सोइल की ड्राई डेंसिटी। नॉर्मल सोइल की जो ड्राई डेंसिटी है, आप याद रखना 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है नॉर्मल सोइल की ड्राई डेंसिटी। ठीक, सेकेंड पॉइंट आप याद रखोगे टिपिकल वैल्यू, टिपिकल वैल्यू ऑफ ओएमसी। ओएमसी की कुछ वैल्यू होती है, मैं आपको बता चुका हूं कि ओएमसी 10% से 20% तक वेरी करता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और थर्ड पॉइंट आप याद रखोगे कि जो कॉम्पैक्टिव एफर्ट है, कॉम्पैक्टिव एफर्ट ये किस लिए यूज कर रहे हैं? कॉम्पैक्टिव एफर्ट मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करता है, याद रखोगे। कॉम्पैक्टिव एफर्ट इज ए मेजर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करता है जो आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाइड ऑन ए सोइल मास। जो आप किसी सोइल मास पर अप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी है और उसे मेजर करने का काम होता है कॉम्पैक्टिव एफर्ट। तो ये 3 पॉइंट है, याद रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट पर। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, तो देखोगे फ्रेंड, ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। फ्रेंड हमारा जो ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट है, अब समझ गए होंगे क्या करना है। ठीक है, हम क्या काम करना है, सोइल सैंपल लेंगे, उसको कॉम्पैक्ट देंगे, उसकी ड्राई डेंसिटी को बढ़ाएंगे, बस इतना काम करना है। मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं। किसी भी सोइल सैंपल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम प्राप्त करनी है और वाटर कंटेंट के बीच रिलेशंस प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप कॉम्पैक्ट दोगे उसको, यानी कॉम्पैक्टिव एफर्ट दोगे जिससे सोइल की डेंसिटी आपको मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कॉम्पैक्ट स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हमारे पास एक मोल्ड होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लाइन लिखता जाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर एक मोल्ड होता है, मोल्ड मतलब सांचा। एक सांचा हमारे पास होता है जिसका वॉल्यूम 944 सीसी का वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक बर्तन टाइप का, एक इस टाइप का हमारे पास एक सांचा होता है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम हमारे पास 944 सीसी। सीसी का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड, सेंटीमीटर क्यूब होता है। 944 सेंटीमीटर क्यूब का हमारे पास एक मोल्ड होता है। ठीक है, हम क्या काम करते हैं फ्रेंड, जिस सोइल सैंपल का ड्राई डेंसिटी आपको प्राप्त करनी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपको प्राप्त करनी है, उस सोइल सैंपल को हम इसके अंदर फिल करते हैं और कॉम्पैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सोइल सैंपल को लेयर रूप में फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ जो कॉम्पैक्टेड हम देंगे, कॉम्पैक्शंस जो हम यहाँ पर देंगे, वो कॉम्पैक्शन इन फॉर्म ऑफ लेयर। याद रखोगे कि जो हम कॉम्पैक्शन यहाँ पर देंगे लेयर के रूप में देंगे, परतों के रूप में देंगे। परत वाइज हम इसमें कॉम्पैक्शन प्रत्येक लेयर को देते रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, थोड़ा इमेज साफ दिखाई नहीं दे रही थी, तो अब साफ दिख रहा है, क्लियर। अब वीडियो आपकी साफ दिख रही है। तो देखना है तुम्हें कॉम्पैक्शन जो हम सोइल को देंगे लेयर वाइज देंगे। तो आपको याद रखना है कि जिस सोइल का हमें कॉम्पैक्शन देना है उसको एक लेयर के अंदर इस मोल्ड में फिल कर जाता है। ये लेयर के एक फर्स्ट लेयर के रूप में हमने इसके अंदर सोइल को फिल कर दिया और इस लेयर को 25 टाइम्स हम कॉम्पैक्शन देते हैं। ऐसे ही हम 3 लेयर रखेंगे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ लेयर। नंबर ऑफ लेयर्स के अंदर 3 रखी जाती है और प्रत्येक को 25 टाइम्स कॉम्पैक्ट दिया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ कॉम्पैक्शंस आपको याद रखने हैं 25। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्पैक्शन 25 है। क्लियर फ्रेंड, याद रखोगे। इनको कहा जाता है ब्लोज, तो आप याद रख लो नंबर ऑफ ब्लोज। नंबर ऑफ ब्लोज मतलब आघात,
जो आघात आप सोइल को दे रहे हो वो 25-25 बार प्रत्येक लेयर को एक 3 लेयर के अंदर फिल करते रहेंगे। इसको मान लेते हैं स्मॉल n और ये मान लेते हैं हम कैपिटल N। क्लियर? ये अब जब हम कॉम्पैक्शन दे रहे हैं, लेयर तो ठीक है भर दिया, कॉम्पैक्शन कैसे दे रहे होंगे? तो फ्रेंड्स कॉम्पैक्शन देने के लिए हम यहाँ पर एक हैमर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर हैमर यूज करेंगे तो उसका वेट आपको पता होना चाहिए। तो वेट ऑफ हैमर, हैमर बोलते हैं हथौड़े, हथौड़े का वेट फ्रेंड्स जो यहाँ पर रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है 2.495 kg का एक हैमर होता है जो इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे। ठीक है, ये जो इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे ये हैमर, इसका वेट 2.495 kg का होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब इस हैमर को हमने 3 लेयर में इसके अंदर सोइल सैंपल फिल कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस हैमर को इन सोइल सैंपल के ऊपर डालते हैं 25 बार कॉम्पैक्ट देने के लिए। तो फ्रेंड्स इसको कितनी हाइट से डालते हैं, ये कितनी हाइट से छोड़ोगे आप इसके ऊपर, इस हाइट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आपको याद रखना है। आजकल ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे फ्रेंड्स, ठीक है, इनको हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पुट अप होने लगे। ठीक है, तो आपको हाइट याद रखनी है, हाइट ऑफ हैमर। क्लियर फ्रेंड्स? हैमर की हाइट जिसको इसे गिराते हैं 304.8 mm की हाइट से इस हैमर को इस सैंपल के ऊपर गिराया जाता है। दोबारा सुन लो ठंडे दिमाग से, शुरू से। हमारे पास एक मोल्ड होता है जिसका वॉल्यूम 944 सीसी का है। हम इस मोल्ड के अंदर सोइल सैंपल को फिल करते हैं। सोइल सैंपल इसके अंदर लेयर रूप में फिल की जाती है, प्रत्येक 3 लेयर इसके अंदर रखी जाती है। प्रत्येक लेयर को 25-25 बार हम कॉम्पैक्शन देते हैं, दबाते हैं। कॉम्पैक्शन देने के लिए हमने एक हैमर का यूज किया, एक हथौड़े का यूज किया। हथौड़े का वेट हमारे पास 2.495 kg का है। अब इसको किसी हाइट से, तो मान लो ये सोइल सैंपल को यहां से छोड़ दोगे तो ये जो ऊंचाई हम रख रहे 304.8 mm हाइट रख रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखोगे हमने नंबर ऑफ लेयर को मान लिया स्मॉल n, इसका फॉर्मूला बनेगा ये इसलिए मान रहा हूं, स्मॉल n मान लिया, और ब्लोज की नंबर हमने कैपिटल N मान लिए। हमारे पास जो वेट ऑफ हैमर है फ्रेंड, वेट ऑफ हैमर को आप मान लो कैपिटल W, वेट ऑफ हैमर को कैपिटल W मान लो, और हाइट ऑफ हैमर को मान लो आप स्मॉल h, हाइट ऑफ हैमर को मान लो फ्रेंड स्मॉल h। क्लियर फ्रेंड? यहां तक कोई डाउट? आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। तो अब कॉम्पैक्टिव एनर्जी कितनी है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओगे, जब हम इसको कॉम्पैक्शन दे रहे हैं तो सोइल के वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? भाई सोइल का वॉल्यूम घट जा रहा होगा। तो सोइल का वॉल्यूम इस कॉम्पैक्टिव एनर्जी से जो घट रहा है, वी वॉल्यूम मान लेते हैं कि जो वी वॉल्यूम ये घट रहा है ये कितनी एनर्जी से घटता है, वो एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो अब कॉम्पैक्टिव एनर्जी हम निकालते हैं यहां पर, कॉम्पैक्टिव एनर्जी, कॉम्पैक्टिव एनर्जी फॉर, हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम है तो हम पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकाल लेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमने मान लिया 1 है हमारे पास, तो उस पर यूनिट वॉल्यूम में कॉम्पैक्टिव एनर्जी कितनी होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखोगे तो कैपिटल E मान लिया इम्पार्टेड एनर्जी है, जो आप एनर्जी लगा रहे हो, ये बराबर होगी N इंटू W इंटू H अपॉन V, N इंटू W इंटू H अपॉन V। फ्रेंड्स कोई भी डाटा आपके पास मिसिंग नहीं है, कोई भी डाटा आपके पास यहाँ पर मिसिंग नहीं है। ठीक है, देखो आपके पास डाटा यहाँ पर कैपिटल M कितने हैं? कैपिटल N है 25, तो आप यहाँ पर इसको 25 रख सकते हो। स्मॉल n कितने हैं? 3, ये 3 रख सकते हो। W कितना है? 2.495 kg, और हाइट कितनी है? 304.8 अपॉन वॉल्यूम कितना है फ्रेंड्स? वॉल्यूम 944 सीसी, 944 सीसी। अच्छा, सीसी सेंटीमीटर क्यूब है और ये आपने एम में रख दिया, तो इसे सेंटीमीटर को एम में लाने के लिए क्या करोगे? बताइए क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर में 10 एम, 1000 से गुणा कर दो,
10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से आपके पास ये जो ई की वैल्यू निकल के आएगी ये लगभग आती है 594.29 किलो जूल पर मीटर, किलो जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आएगी ये तो सब नोट कर लिया होगा आपने, तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। तो ये आपकी एनर्जी निकल के आएगी 500 जूल किलो जूल पर मीटर क्यूब, ये आपकी यहां से एनर्जी निकल के आ जाएगी। हमने एम में रखा था, बाद में जो आएगा मीटर में चेंज कर देना। ठीक है, बाद में जो आएगा मीटर में चेंज कर देना। तो इतनी एनर्जी यहां से निकल के आती है। तो ये डायरेक्ट याद रखनी है, ये सॉल्यूशन याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है, ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। हाइट, ये हैमर का वेट कितना रख रहे हो और हाइट कितनी रख रहे हो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में इनके बनाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसको नोट करोगे। अब इसका एक सेकंड टेस्ट हमारे पास आता है, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट। मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट सेम ऐसे ही है, बस वहां पे क्या होगा, कुछ वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, कुछ वैल्यूज चेंज होनी है, बाकी सेम प्रोसीजर यही है। तो मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट क्या होता है देखते हैं, इसको नोट करोगे पहले। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स, इसको याद रखोगे। तो देखोगे फ्रेंड, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट जो आपका इसका टेस्टिंग प्रोसीजर सेम है। ठीक है, जो हमने उधर उतार लिया है, बस कुछ वैल्यू जो चेंज है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, याद रखोगे। कैसी वैल्यू चेंज है ये आपको ध्यान से देखना है कि जो यहां पर वेट ऑफ हैमर है हमारे पास, वेट ऑफ हैमर, हैमर का जो वेट है फ्रेंड यहाँ पर ये होता है 4.75 kg, उधर 2.495 kg था, यहाँ पर 4.57 kg होता है। क्लियर, और हाइट ऑफ हैमर जो होती है, हाइट ऑफ हैमर, हैमर की जो हाइट है फ्रेंड यहाँ पर, हाइट वहां पर 304.8 थी, यहाँ पर होती है 452.2 mm। क्लियर फ्रेंड, याद रखोगे 452.2 mm। क्लियर, नंबर ऑफ लेयर उधर हमारी 3 थी, नंबर ऑफ लेयर उधर 3 लेयर थी, यहां पर हम 5 लेयर के अंदर फिल करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई का मतलब किसी पहले को, पुराने मॉडल को मॉडिफाई कर दिया, नया बना दिया। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर जो था उसी को मॉडिफाई करके नया टेस्ट लिया, मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट। क्लियर फ्रेंड, और नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज सेम है। ठीक है, कंपेयर करने की जो नंबर थे कितने थे, 25, तो यहां पर भी 25 ही है। क्लियर फ्रेंड, तो आप इसमें वैल्यू रखकर यहां पे भी ई की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर, तो इसको नोट करो। तो यहां पर आपका जो ई की वैल्यू निकल के आती है 2696.31 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू यहां से ई की निकल कर आती है, जो आपको याद रखनी है। क्लियर फ्रेंड्स, एक ई का वैल्यू हो रहा स्टैंडर्ड प्रोक्टर से, ये मॉडिफाई प्रोक्टर से। अब ये ई की वैल्यू तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है इनका रेशो। फ्रेंड, डायरेक्टली पूछा जाता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की में इम्पार्टेड एनर्जी और मॉडिफाई टेस्टिंग में इम्पार्टेड एनर्जी का रेशो बताइए क्या होता है। तो ये रेशो आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप खुद भी निकाल के देख सकते हो। तो देखोगे फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि रेशो ऑफ एनर्जी इम्पार्टेड इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में एनर्जी निकालने के लिए कितने एनर्जी मतलब आप वहां पर दे रहे थे वो, और मॉडिफाई में कितनी दे रहे थे वो, उन दोनों का अनुपात बताइए। पहले स्टैंडर्ड है फ्रेंड, पहले स्टैंडर्ड और अपॉन में है मॉडिफाई, तो रेशो है आपके पास 0.22। यदि इसका रिवर्स कर दे,
मॉडिफाई अपॉन स्टैंडर्ड लिख दे तो रेशो है ये, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में रिवर्स, इसका अपोजिट, इसका उल्टा। ठीक है, स्टैंडर्ड अपॉन मॉडिफाई, ये मॉडिफाई अपॉन स्टैंडर्ड, ये क्लियर फ्रेंड, याद रखोगे ये हमारे पास, क्लियर। अब इसके दो टेस्ट और होते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, आईएस कोड के अकॉर्डिंग भी इसके दो टेस्ट आते हैं, क्योंकि मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना याद रखोगे, इसको नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हमारी वीडियो बनाते समय आ गई थी, तो उस बात को अवॉइड कर देना और वीडियो पर ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, क्लियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।